नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवभूमि के दौरे पर पहुंचे। ऐसे में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही सीएम ने मंत्री से मुलाकात कर केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। तो सीएम ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया है। केंद्रीय योजनाओं को लेकर बैठक भी हुई है, जिस बैठक में शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। ये बैठक काफी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का उत्तराखंड में आना और उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों के साथ एक बैठक करना, ये विशेष तौर पर उत्तराखंड के लिए शुभ मानी जा सकती है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया है। देहरादून में इस बैठक की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री की ओर से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद एक अहम बैठक हुई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। योगेश, एक बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्री का उत्तराखंड आना कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा सकता है और क्या जानकारी मिल रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उत्तराखंड दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने का स्वागत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और मुख्यमंत्री आवास पर देखा जाए तो आज उनकी जो बैठक है वो उनकी अध्यक्षता में जो है बैठक आयोजित होनी थी, जिसको लेकर ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक होनी है। उसमें जो है कृषि मंत्री की बात की जाए, कृषि के क्षेत्र से अधिकारियों की बात की जाए, ग्राम विकास क्षेत्र के अधिकारियों की बात की जाए, तो तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो है इसमें कई मुद्दों पर बैठक की जा रही है। कैसे जो आने वाले क्षेत्र से लोग हैं उनको किस तरह से जो योजनाएं हैं उनको लाभान्वित करवाया जा सके और कितने लोग अभी तक इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, उनकी पूरी जो रिपोर्ट है वो भी देखी जा रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो कृषि नीति में जैसे अभी हाल ही में बदलाव हुए थे, उस पर भी कितना कुछ जो है फायदेमंद किसानों को मिल पा रहा है, कितना फायदा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। और इसके साथ साथ अनेकों जो योजनाएं आगे की तैयार जो केंद्र इसमें हो रही है, उसका भी जो है जानकारी वो यहाँ पर दी जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में जो है उसको समझा जा सके और लोगों को उसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल योगेश, ठीक आपने कि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उनका राज्य के में धरातल पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इसको लेकर समीक्षा हुई है और जो नई योजनाएं हैं वो भी धरातल पर उतर पाएंगी। केंद्रीय मंत्री खुद उत्तराखंड आकर एक बैठक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना के साथ ही संपूर्ण विश्व, मानवता और उत्तराखंड के सतत विकास के लिए बाबा केदार से आशीर्वाद दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया है। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी, केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हर एक श्रद्धालु, हर एक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव है। वो हर आने वाले को भगवान का ही रूप मानकर उसकी सेवा करें। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उन्होंने श्री बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। ये तो अत्यंत सौभाग्य है कि जय बद्री विशाल जी के दर्शन हुए। सचमुच यहाँ पर आकर दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है। मैं तो एक सैनिक के रूप में पूरा जीवन व्यतीत किया है। हमारे लिए तो जय बद्री विशाल ऐसा साहस, शौर्य और पराक्रम का आशीर्वाद देते हैं। आज मैंने पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए,
हर उत्तराखंडी के लिए पूजा की कि सबको समृद्धि, खुशहाली, विकास, प्रगति और उस प्रगति की गति मिले। मैंने पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र की जो भी चुनौतियां हैं, जो भी जंग के मैदान में सामने में आएंगे, जो भी हमारी चुनौतियों में सामने में आएंगे, उनके ऊपर में विजय, विक्ट्री, उनके ऊपर में हर मैदान फतेह के लिए आज जय बद्री विशाल जी का आशीर्वाद। चारधाम यात्रा में लगातार देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सरल तरीके से दर्शन कराए जाने के लिए टोकन व्यवस्था है। ऐसे में लाइन व्यवस्था के प्रबंधन को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने इस बार की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि इससे पहले भी वे चारधाम यात्रा पर आए हैं, लेकिन इस बार व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, टोकन व्यवस्था हो या फिर चारधाम में नए कॉरिडोर की व्यवस्था। 4 तारीख को बाबा केदार के दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ना कोई भीड़ भड़ाका ना कुछ और, लाइन में बड़े ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। जय बाबा। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं 30 तारीख को केदारनाथ गया था। मैं दर्शन तो बहुत बढ़िया हुए। हम लोग ओपनिंग सेरेमनी अकेला ही गया था, मैं सोलो था, ओपनिंग सेरेमनी में गया था मैं। बहुत बढ़िया, ऐसे 1 घंटे में तो मुझे दर्शन हो गए। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई, रास्ते में जहाँ देखो साफ़ सफाई, खाने की कोई चीज़ की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पर बहुत बढ़िया है, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है, ऐसे लगते हैं हेवन में आ गए हम लोग। मेरा नाम अनुभव भाकुनी है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं केदारनाथ आज 5वीं बार आया हूँ मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ। हर बार तो मेरे को दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते थे, लेकिन इस बार जो यहाँ व्यवस्था थी और ये जो नया कॉरिडोर इस बार बनाया गया है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो दर्शन है वो तो हर बार की तरह बेहतरीन हुए मुझे। और जितने भी यहाँ व्यवस्था है, ये भंडारे की, ये सब कुछ जो पुलिस प्रशासन है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप सब भी 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे और यहाँ पर रहने से लेकर खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप सब भी यहाँ पर आइए 2025 में। जय श्री केदार। जय श्री केदार। मैं आकाश गुप्ता गाजियाबाद से आया हूँ और ये मैं 15वीं बार केदारनाथ धाम आया हूँ। और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ़ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था, सुबह हमको 8 से 9 का टोकन स्लॉट था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री केदार। मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम आया था 3 साल पहले, पर मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो मेरा सेकंड टाइम है। तो मतलब पहले आया था और अब आया हूँ ना, काफ़ी डिफरेंस मिला है उस चीज़ में। काफ़ी चीज़ें नई बनी है और काफ़ी चीज़ मतलब सफाई के मामले में भी लेते हैं तो बहुत सफाई है। पिछले साल से तो बहुत कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा मतलब इस बार है। खाने से लेकर ले सकते हैं, टोकन सुविधा बहुत अच्छी करी है। इस बार सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो कहूँगा आप भी आइए केदार, आपको मतलब महादेव बुलाएंगे। जो मेरा देख रहे हो सबको बुलाएंगे महादेव, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी दूसरी बार आया हूँ, महादेव ने बोला तो हर साल आया करूँगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में। जय श्री केदार। राजस्थान से आया हूँ मैं, यहाँ चारधाम यात्रा के लिए आया हूँ और यहाँ केदारनाथ के दर्शन के लिए मुझे पुलिस प्रशासन का और इनका सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और इनकी जो व्यवस्था है बहुत शानदार है। जय केदारनाथ। श्री केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर बीते देर रात्रि लगभग 8:15 पर सूचना मिली कि 4 श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम से दर्शन करने के बाद गरुड़ चट्टी के रास्ते वापस आ रहे थे, जो कि रास्ता भटक गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गरुड़ चट्टी से लगभग 4 किलोमीटर नीचे जयपुर राजस्थान के अखिलेश चौधरी, सुगम चौधरी, विकास चौधरी, विश्वास चौधरी, ये चारों लोग नदी के दूसरे तरफ फंस गए थे और वह चलने में असमर्थ हो गए, जिसमें से एक का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और चारों व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया है।
टीम ने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और एक बहुत ही भयंकर रास्ते में हम फंस गए थे, जहाँ से हमने निकलने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब यहाँ से हम निकल सकते हैं। जब ये SDR टीम से हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, जब ये हमारे पास आए, तब जाके हमें लगा कि हाँ अब हम जिंदा रह सकते हैं। इन्होंने बहुत ही डेंजर रास्ते से हमें निकाला है, पुल टूटा हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने हमें नदी क्रॉस करवाई है। बहुत ही मुश्किल रास्तों से इन्होंने हमें एक सही स्थान पे लाके छोड़ा है। हम 4 लोग हैं सर, ऐसा है, और जयपुर राजस्थान से आए हैं। केदारनाथ को नीचे आ रहे थे गुरट चट्टी वाले रास्ते से, नीचे आके देखा तो ब्रिज टूटा हुआ था। उस चक्कर में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं का सियासी बाजार गर्म है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बयान देते हुए कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, अभी उस पर सबका ध्यान है। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, इसको लेकर हमारे PM और सभी दिग्गज नेता समेत सेना रणनीति बनाने में जुटी है। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए संगठन का चुनाव जैसी जो भी गतिविधियां हैं, उन्हें अभी के लिए टाला गया है। देखिए, जैसा सभी को पता है कि कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो 22 अप्रैल को घटना घटी, उसके बाद देश में एक ऐसा माहौल बना, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस समय इसी बात पर जो है जोर दे रहे हैं, इसी बात पर मंथन कर रहे हैं कि जो आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का काम करती है, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, उन आतंकवाद के अड्डों को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारी सेना इसकी रणनीति बनाने में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस समय कुछ समय के लिए संगठन का चुनाव हो या जो भी गतिविधियां हो, प्रमुख गतिविधियां हैं, वो फिलहाल कुछ समय के लिए टली है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरे देशवासी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं कि हमारी केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से पाकिस्तान को कुछ ऐसा सबक सिखाएंगे कि आतंकवाद की जो जड़ें वहाँ फल फूल रही हैं, वो नेस्त नाबूद हों। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, आपकी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने शंकराचार्य के इस विरोध को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व को नकारेंगे तो ऐसे फैसले लेना स्वाभाविक है। विनोद चमोली ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो राहुल गांधी एंटू हिंदी एजेंडा चला रहे हैं और वो हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं न कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। चारों धाम के कपाट खुलने के साथ ही बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नामित हो चुके हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा, जनता पूछ रही है कि केदारनाथ में 228 किलो सोना पीतल में बदले जाने पर कोई जांच क्यों नहीं हुई। साथ ही 3 दायित्वधारी और 2 उपाध्यक्ष का होना सरकार पर आर्थिक बोझ डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इससे बद्रीनाथ केदारनाथ की व्यथा कितनी सुधरेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में भले ही अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई हो, लेकिन आम जनता आज भी पूछ रही है कि जो केदारनाथ में 228 किलो सोना पीतल में बदला, जो वहां पर QR कोड के माध्यम से चंदा वसूल किया गया, तमाम जो अनियमितताएं वहां पर देखने के लिए मिली, उसके बारे में आज तक कोई जांच नहीं हुई, जनता को जवाब नहीं मिला है। और अब जो है 3 दायित्वधारी
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में बना दिए गए हैं। ये तो जो है आर्थिक बोझ जो है डालने का काम सरकार ने किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो है अध्यक्ष हमेशा से जो है काम करते रहे हैं। दो उपाध्यक्षों का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, जो चाहे वो निर्णय ले, जितना चाहे जो है सरकारी धन के बंदर बांट करे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की व्यवस्थाएं कितनी सुधरेंगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मोदी सरकार की जातिगत जनगणना के फैसले पर कांग्रेस लगातार श्रेय लेते हुए नजर आ रही है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने कहा, देश में राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना का मुद्दा मुख्यता से उठाने से निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने विपक्ष के दबाव में ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम मतदाता तक जातिगत जनगणना की बात पहुंचाएगी, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी विधानसभा स्तर पर सम्मेलन और रैलियों को भी आयोजित करने का फैसला किया है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर के राहुल गांधी जी ने मुखरता से आवाज उठाई। लोकसभा में भी उन्होंने जो है ये मांग उठाई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिख करके बार बार केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए चेताया था, और निश्चित तौर पर विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। उसने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है, और कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के विषय को लेकर के आम मतदाता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहती है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर विधानसभा स्तर तक कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करेगी, रैलियां आयोजित करेगी, जिससे जो है जातिगत जनगणना के अभियान में कांग्रेस का जो महत्व है, कांग्रेस ने जो मुखरता से आवाज उठाई है, राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना के लिए जो अभियान चलाया वो आम मतदाता तक पहुंचे। और इसके लिए दलित सम्मेलन भी कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी, और निश्चित तौर पर जो है सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको भी आम मतदाता तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। उत्तराखंड की चंपावत में पेयजल समस्या को लेकर लोगों में दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोहाघाट के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद पेयजल विभाग के अधिकारियों की नींद खुली है, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया, अगर अभी से ही तेजी से काम किया जाएगा तब भी योजना का काम पूरा होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 5 वर्षों तक क्षेत्र की जनता को यूं ही जीवन जीना पड़ेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। तो कहा कि हमने अक्टूबर में तो डीपीआर भेज दी थी, फिर आपत्ति लग के आई डीपीआर में, तो फिर हमने दोबारा वो कलेक्शन किया। चंपावत के लोहाघाट नगर में पेयजल समस्या से निजात अभी बहुत दूर की बात है। जल निगम के अधिशासी अभियंता बीके पाल का कहना है कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की डीपीआर 2 बार तकनीकी खामी के चलते रिजेक्ट हो चुकी है। तीसरी बार डीपीआर बनाकर डिवीजन कार्यालय हल्द्वानी भेजी गई है। डीपीआर पास होने पर जल निगम मुख्यालय देहरादून जाएगी। बीके पाल ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा और योजना को मंजूरी मिलती है तो फिर भी कम से कम सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण में 5 वर्ष का समय लग सकता है। डीपीआर तो हमने 15 दिन पहले भेज दी थी, एससी ऑफिस गई थी, वहाँ चेक हुई थी, चीफ ऑफिस गई है, चीफ ऑफिस हल्द्वानी में है अभी डीपीआर, तो वहाँ चेकिंग प्रोसेस चल रही है। उसके बाद फिर हेड ऑफिस जाएगी, फिर वहाँ से फिर शासन जाएगी हमारी डीपीआर। तो लगभग इस योजना को बनने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगना है। मौजूदा वक्त में अभी डीपीआर प्रथम चरण में है। योजना को काफी लंबा सफर तय करना है। बीके पाल के मुताबिक योजना धरातल में उतरती है तो योजना से लोहाघाट नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर जब तक सरयू लिफ्ट पेयजल योजना धरातल में नहीं उतरती है, लोहाघाट की जनता को पेयजल समस्या का सामना करना ही पड़ेगा या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी। दरअसल लोहाघाट की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है, जिससे हर कोई परेशान है। जहां सरयू लिफ्ट योजना निर्माण के लिए लोहाघाट विकास संघर्ष समिति आंदोलन कर सरकार पर योजना निर्माण के लिए दबाव बना रही है, तो वहीं योजना भाजपा नेताओं की नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि योजना निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी ने खुद ही घोषणा की थी। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत का कहना है कि मामले में जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर योजना निर्माण की मांग की जाएगी। फिलहाल लोहाघाट नगर की जनता को दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो अभी आज यहाँ पर विषय आया सभी जनता के सामने,
जो इनका जो जल संस्थान जल निगम के द्वारा बताया गया हमें कि इसकी DPR हमारी हल्द्वानी पहुंच चुकी है। मेरा पहले कर्तव्य है कि बहुत जल्दी मैं CM साहब से संपर्क करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और क्योंकि अभी हमारा मई जून 2 महीने का जो पानी की किल्लत यहाँ पर रहती है, उसके पहले तत्काल 2 महीने यहाँ पर जल संस्थान जल निगम के अधिकारियों को कहा गया है कि आप लोग पहले वर्तमान समाधान करें, उसके बाद तत्काल बहुत जल्दी जितनी जल्दी हो चुकेगा उसको हम आगे बढ़ाते हुए उसका टेंडर प्रक्रिया करेंगे और बहुत जल्दी यहाँ पर सभी पेयजल डिप्टी योजना बन चुकी है। उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि देखो यहाँ पर हर कोई कार्य हो रहा है, उन्हें भी समझना चाहिए। अभी वर्तमान में देखो कई कार्य चंपौल से लेकर यहाँ पर हो रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन रहेगा आप जल्दी उठें और हमारा जितना कार्य है हम यहाँ से लेकर शासन तक CM साहब से लेकर हम लोग उसको तत्काल करने का कार्य करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही विधायक हैं और चंपावत में ही वर्षों से पानी की समस्या है, जिसे दूर करने के लिए CM धामी ने जल्द से जल्द सरयू लिफ्ट पेयजल योजना शुरू करने की बात कही थी, लेकिन आज तक योजना का काम DPR से आगे नहीं बढ़ पाया है। जाहिर है कि अगर CM के आदेश के बाद भी कछुए की चाल से योजना का काम चल रहा है तो फिर इससे हैरानी की बात और क्या होगी। अजीब लगता है, लेकिन राज्य के मुखिया से लेकर जिले में बैठे जिलाधिकारी तक ये जानते हैं कि वर्षों से इलाके में पानी की समस्या है, फिर भी कई लोग तब तक खामोश रहे जब तक लोगों ने आंदोलन शुरू नहीं किया। राज्य में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, फिर भी ये हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।